हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर करवाने जा रही हूँ, जिसमें हमने पढ़ा है 6 से लेकर 12 तक। मैं आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊँगी, जिसमें अब तक हम 6 और 7 क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर मेरी 6 और 7 चैप्टर की 6 और 7 क्लास की वीडियो को देख सकते हैं। और आज मैं आपको कंप्लीट करवाने जा रही हूँ 8th क्लास के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संसाधन। क्या आप संसाधन के बारे में जानते हैं? संसाधन होते हैं, आइए हम संसाधन के बारे में जानते हैं कि संसाधन क्या है। संसाधन लास्ट 6 क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। संसाधन हमारे 3 तरह के होते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस प्रकार के हमारे 3 प्रकार के संसाधन कौन कौन से होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं। मोना राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। मोना ने कहा कि हम बर्तनों का भी उपयोग कर सकते हैं, कपड़ों का भी उपयोग कर सकते हैं, कंघी, शहद की बोतल, हम अनेक प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं, मगर इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, उसकी अम्मा ने कहा ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये सभी संसाधन होते हैं। क्या आप जानते हैं कि संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशन बन गई कि संसाधन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे उसे हम संसाधन का नाम देते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम हैं कि नहीं। क्या आप संसाधन को पहचान सकते हैं? यदि आपको प्यास लगने पर जल पीते हैं तो आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए किया जाता है, मतलब पढ़ने के लिए किया जाता है, ये सभी संसाधन होते हैं। यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो भी हमारे संसाधन कहलाते हैं। और स्कूल में हम पाठ्य पुस्तक, पेन, किताबें, इन सब का यूज़ करते हैं, वो भी हमारे संसाधन कहलाते हैं। तो आइए इसके बारे में पता करते हैं और कि आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वह भी एक प्रकार के संसाधन हैं। ऐसी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे वे सभी संसाधन कहलाते हैं। जब जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ ऐसे जैसे क्या है, इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी होते हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थों की उपयोगिता कि उसको किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, अब राजू अब ये जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। हमने देखा कि संसाधन वह वस्तु होती है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो वे संसाधन कैसे बनती है, आइए देखते हैं। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। ठीक है, इसका मूल्य अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है कि हमें उसका यूज़ किस हद तक करना है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, सबके लिए एक इम्पोर्टेंस होती है। जैसे हरी सब्जी खा के हम ताकतवर बनते हैं, पाठ पढ़कर, हम किताबों का प्रयोग करके हम बुद्धिमान बनते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए वह संसाधन कहलाते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ होता है महत्व कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। किसी किसी का मूल्य होता है, किसी का मूल्य नहीं होता। धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरंजक भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करती हैं। जो संसाधन हमारे 2 प्रकार के माने गए हैं। इसमें एक ऐसा संसाधन जिसका मूल्य होता है, एक ऐसा संसाधन जिसका मूल्य नहीं होता। ठीक है बच्चों, और इसमें हमें जो दोनों ही मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकती है।
आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं रहा, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते तब इसका आर्थिक मूल्य होता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए चलते हैं कि आपको पहले बताया जाता है कि कुछ करके आप सीखें। तो अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोगी किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते कि पेटेंट क्या है। पेटेंट सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है पेटेंट। तो इसमें क्या है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। जैसे मैं ये कोई वीडियो बना रही हूँ, उसमें मेरा राइट है, कॉपीराइट्स हो तो उसे पेटेंट कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट और चलते हैं। शब्दावली में हम देखेंगे प्रौद्योगिकी क्या है। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तुएं बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। नवीनतम ज्ञान मतलब नई नई चीज़ों की, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना प्रौद्योगिकी कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्रियाकलाप पे चलते हैं। आपको क्या करके देखना है कि अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर घोड़ा लगाएं जिनके सभी में वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, जिसमें कोई उसमें मूल्य नहीं है, जिस वस्त्र का वो मूल्य तो नहीं है। तो ये अम्मा की सूची है जिस पर आपको सर्कल लगाना है। तो आइए चलते हैं हम। समय और प्रौद्योगिकी के 2 महत्वपूर्ण कारक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकती हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और रोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति स्टार्ट हुई, ऐसे ही अन्य प्रक्रिया न्यूनतम विधियों का विकास हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार परिवहन की न्यूनतम गतिविधियों से हुआ था। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने एवं से महत्वपूर्ण संसाधन बना लिया है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण संसाधन बनाया गया है। तो आप बता सकते हैं कि हमारे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट क्लास में ही मैंने 6 क्लास में आपको बताया था संसाधन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन, एक मानव में वर्गीकृत किया गया संसाधन। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते कि प्राकृतिक संसाधन में क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अधिकांश संशोधन के बिना ही उपयोग में लाए गए इन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलों का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत सी प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। मतलब अलग अलग तरह के, जैसे पेड़ पौधों को हमने नहीं पैदा करा, पर वो संसाधन के द्वारा हमारी देन है, उपयोग में लाई जा सकती है। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण एवं विकास प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार का विवरण के अनुसार किया जाता है कि किस तरह हम इसका डेवलपमेंट करें, इसका स्तर ऊंचा करें, कब कहाँ से स्टार्ट करें तथा इसका कितना भंडार है, तो उसके रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। तो अब हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन और संभावक संसाधन। तो वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, हमें पता होता है कि हमें 50% पड़े हैं हमारे पास या 100% पड़े हैं। इन संसाधनों का समय उस समय उपयोग किया जा सकता है। जो ये संसाधन होते हैं इस समय इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है कि जर्मनी के रूट प्रदेशों में कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन में आते हैं कि हमें पता है कि कितने प्रकार के संसाधन हमारे यहाँ उपलब्ध है। नेक्स्ट है हमारा समाप्य संसाधन। वे संसाधन है जिसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती, हमें वह नहीं पता कि हमारे पास वो 50% पड़े हैं, 20% पड़े हैं,
कि बहुत सारे पड़े हैं या ना के बराबर पड़े हैं, तो उसकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं होती। इन संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारे प्रौद्योगिकी है, आइए इसके स्तर पर इनके संसाधनों को आसानी से प्रयोग में करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है, क्योंकि इसकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभावित संसाधन का एक उदाहरण है। जो लद्दाख में यूरेनियम पाया गया है वो संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण माना गया है, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 साल वर्ष पूर्व तीव्र गति से चलने वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन बन गई है, क्योंकि इसके बारे में हमें पता चल गया है कि कितनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कि नीदरलैंड में पवन फार्म में पवन चक्की के उपयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, इसी प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नगर कोयल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकती है। आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव तथा जैव संसाधन में वर्गीकृत मतलब बांटा गया है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं कहते हैं जिनमें कोई जान नहीं होती, जबकि जैव संसाधन सजीव वस्तुओं को कहते हैं जिनमें जान पाई जाती, जैसे मृदा, चट्टानें, खनिज सारी अजैव है, इसमें कोई भी जान नहीं होती। जबकि पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब जैव संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप से नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में विभाजित किया गया है। मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, नवीकरण तथा अनवीकरण। तो आइए पढ़ते हैं हम नवीकरण संसाधन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नवीकरण संसाधन क्या होते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत तथा पुनः पूरित हो जाए, जिसका रिसाइकल हो सकता है, पर वो कुछ असीमित हो, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव न पड़ता हो, मानव के द्वारा वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हो, जैसे सौर और पवन ऊर्जा इसका एग्जाम्पल है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है सौर तथा पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण संसाधन हैं जैसे जल, मृदा, पवन की लापरवाही से किया गया उपयोग, ठीक है, कि पवन का ज़्यादा उपयोग कर लेना इनके भंडार प्रभावित कर सकता है। जब असीमित नवीकरण संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व का बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके हम जल की कमी कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। आइए हम पढ़ते हैं नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो अनवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो जिनका भंडार बिल्कुल सीमित है, बिल्कुल कम है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत तथा पुनः पारित नहीं किया जा सकता। उसको दोबारा लाने के लिए काफ़ी वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होता है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरण कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ऐसे संसाधन जो बहुत कम रिसोर्सेज हो जिसके, और उन्हें पुनः पारित करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर उन्हें पुनः पारित किया जाए तो उसे काफ़ी करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष या हज़ारों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इसे कुछ उदाहरण है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधनों के वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानीय हो सकते हैं, ठीक है। जो संसाधन सभी जगह पर पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं उसे सर्वव्यापक कहते हैं। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही होते हैं स्थानीय कहलाते हैं, जैसे कि तांबा, लोहा, अयस्क। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर होता है। अनेक प्रकार के कारकों पर यह निर्भर होता है। प्राकृतिक पर इन कारकों में विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण संसाधनों का वितरण आसान नहीं होता, उसके बारे में जानना कठिन होता जा रहा है। तो आइए, जिन्होंने पवन चक्की के बारे में खाली सुना है तो वो पवन चक्की देख लें। तो इन्हें हम पवन चक्की कहते हैं, जिससे हमें सौर ऊर्जा प्रदान
होती है। नेक्स्ट है हमारा कि संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, कि यहाँ पे किस प्रकार के संसाधन, कितने रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसके बारे में बता रखा है। तो आइए कुछ करके सीखें। कुछ नवीनीकरण संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग करना भंडार को प्रभावित करता है। तो ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, और जिसमें हम पढ़ेंगे कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। क्या आप जानते हैं मानव निर्मित संसाधन के बारे में? तो आइए पढ़ते हैं मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उसका मूल्य रूप बदल जाता है, कि उसका मूल्य रूप में बदलाव आता है। लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, तो उन्हें हम प्राकृतिक निर्मित संसाधनों का नाम से जानते हैं। जो ऐसी वस्तुएं जो मानव के द्वारा बनाई जाती है, तो उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक प्रकार का मानव निर्मित संसाधन माना गया है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा कि हाँ, राजू से स्वीकृति में सिर हिलाया, कि राजू ने बताया हाँ ये सही है कि हम अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करके मानव निर्मित संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन, लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो, बुद्धि हो तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन माना गया है, कि ऐसा मनुष्य जो उसका ज्ञान हो करने का, कुछ बनाने का कौशल हो, ठीक है, तभी वो नया संसाधन बना सकता है। लोग मानव संसाधन कहलाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों का बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य, यदि वो स्वस्थ होंगे और उनके पास शिक्षा होगी तभी तो वो नए कार्य कर पाएंगे। अधिक संसाधन के निर्माण में होने के लिए लोगों की कौशल सुधार करना तथा मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो आप इस प्रकार भी बता सकते हैं कि इसे मानव संसाधन विकास कहलाता है। आओ कुछ करके सीखे, जिसमें हमें बताया 5 मानव निर्मित संसाधन की सूची बनाएं, जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं, जैसे सड़क, पुल, ये सब, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि मानव संसाधन से तात्पर्य क्या है? लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है, कि वो कब तक स्वस्थ रहते, तभी तो मानव निर्मित चीज़ों का उपयोग कर पाएंगे। और मानव का संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों ने मतभेद किया है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य की योग्यता की भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायक करती है, कि बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी उपलब्ध करते हैं। ये बढ़ते हैं हम कि इसमें क्या बोला गया है। उदाहरण है कि एक सूखे के कारण फसलों का विनाश हुआ, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव है, क्योंकि इसका समाधान निकालना बहुत आसान माना गया है। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाऊ करते हैं, अन्न उगाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याएं और अन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी उपलब्ध करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि संसाधन का संरक्षण, संसाधन को हम किस प्रकार बचा सकते हैं। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा, स्वप्न होता सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया, कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर बिल्कुल भी जल नहीं बचा है, ठीक है, और सारे पेड़ कट चुके हैं और कोई भी हमारे ट्री एक भी नहीं है। वहाँ पर ना तो छाया थी और ना पे कुछ खाने पीने के लिए था। लोगों ने
परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन छाया की तलाश में इधर उधर निराशाजनक घूम रहे थे, उदासी से घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा कि अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और आने वाले टाइम में वह लुप्त हो सकते हैं और नवीकरण साधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। उसकी माँ ने कहा। साथ में क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? राजू ने पूछा। मम्मी ने उत्तर दिया, दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? आप सभी मिलकर इसका कोई रास्ता निकालें। तो संसाधनों का सतर्कता उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। कि हम उसका बचाव किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलित बनाए रखना सत्यपोषण विकास कहलाता है। कि हम उसका भविष्य में आने वाले टाइम में किस प्रकार उसका भविष्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम सत्यपोषण विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अन्य अन्य तरीके होते हैं, अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अतः ये विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उस शाम बच्चों ने उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्तुएं, बांस की डंडियों के लिफाफे, खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुफ्तवा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी प्रकृति को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य साबित होगा। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ का इस्तेमाल ना हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मुस्तफ़ा ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का इस्तेमाल इसमें होता है। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, मतलब लाइट का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं करूँगा। तो आइए इसके बारे में और देखते हैं। इसमें बता रखा है सत्यपोषण विकास क्या है। तो संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आपूर्ति भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरे करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जल की एक एक बूंद बहुत मूल्यवान होती है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा कि हम सब मिलकर अंतर ले जा सकते हैं। कुछ कार्य मोना, राजू, उनके मित्रों ने किया और आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करते जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य, पेड़ पौधे और पानी तंत्र की संरक्षण क्योंकि हम पर्यावरण को किस प्रकार बचा सकते हैं, तो इसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सत्यपोषण विकास पर करें। किस प्रकार हमें नवीकरणीय संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है तथा वो सीमित मात्रा में करना है। पृथ्वी पर जीवन की विविधताओं को संरक्षित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण के तंत्र की हानि को कम से कम करना। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि सत्यपोषण विकास के कुछ सिद्धांत क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन मतलब पेड़ पौधों की सुरक्षा करना, गुणवत्ता को बढ़ाना और पृथ्वी की जीवन शक्ति विविधता को संरक्षण रखना, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास और कम से कम उपयोग करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना और समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में योग्यता बनाना। इस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बारे में। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
प्राकृतिक पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, कि हमारे प्राकृतिक पर संसाधन बहुत कम मात्रा में उपस्थित क्यों हैं। तो आइए हम जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतिक, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति भौतिक कारकों पर निर्भर होता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान होता जा रहा है। संसाधन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधनों का सतर्कता और बुद्धिमाना उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, मतलब नई नई चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों हैं। मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यता ही भौतिक पदार्थों का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है, इसलिए मानव संसाधन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य पोषणीय विकास क्या है। संसाधनों का संविधान पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि अपितु भावी पीढ़ी भी इसका आविष्कार आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सके, तो उसका सत्य पोषणीय विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सही चिन्ह लगाएं। क्या आप बता सकते हैं फर्स्ट का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, तो कौन सा है वो, क्या उपयोगिता, मूल्य या मात्रा। तो उसका आंसर है मात्रा कभी भी संसाधन को निर्धारित नहीं करती है। कौन सा मानव निर्मित संसाधन है जो मानव के द्वारा बनाया गया है। क्या वह कैंसर उपचार की औषधि है, झरने का जल है या उष्णकटिबंधीय वन है। तो आप बता सकते हैं, इसका आंसर है झरने का जल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन को पूरा करें। जैव संसाधन डैश होते हैं। क्या वह जीव जंतुओं से निर्मित होते हैं, या मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, या निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं। तो वो जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, कि संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। क्या मुझे इसके बारे में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। संभाव्य संसाधन वे संसाधन है जिसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती, जिसके बारे में हम नहीं बता सकते, और ना ही इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा सकता है, परंतु भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि संसाधन, जो हमारा संसाधन है वास्तविक संसाधन, वह क्या है। इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कोयला, खनिज तेल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन में क्या अंतर है। तो जो संसाधन सभी जगह पर पाए जाते हैं वे सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। और स्थानीय संसाधन क्या है, जो संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, मतलब हर जगह पर नहीं पाए जाते, लिमिटेड जगह पर पाए जाते हैं, उनसे स्थानिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण तांबा, लोहा, एस आदि। तो ये है स्थानीय और सर्वव्यापक संसाधन तथा संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन में अंतर। तो आइए देखते हैं, मैंने अभी आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के बारे में बताया। यदि आप किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।